नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 24 करण। आधे घंटे के इस बुलेटिन में चुनाव से जुड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। बताएंगे कि आधी आबादी पर क्यों है पार्टियों का ध्यान। मध्य प्रदेश की वो कौन सी सीटें हैं जहां महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है। तो बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनौती कम नहीं है। वो कौन सी सीटें हैं पिछली बार कांग्रेस बड़े अंतर से हारी थी, जहां कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। तो बताएंगे कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर खेल रही कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में क्यों सफलता नहीं मिल रही। वहीं बताएंगे कि आखिर पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं ले रहे हैं वोटिंग में रुचि। क्या कहते हैं पिछले चुनाव के आंकड़े। तो चलिए करते हैं 24 करण की शुरुआत। लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं। यही वजह है कि देश में महिला वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बात एमपी की करें तो यहां 5 साल में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। तो 3 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां महिला मतदाता ही हार जीत तय करती हैं। रिपोर्ट आप देखिए। आधी आबादी प्रत्याशियों के भाग्य की चाबी। महिला मतदाता किसके लिए बनेंगी भाग्य विधाता। पार्टियों को महिला वोटरों से बढ़ती उम्मीद। अब महिला वोटर तय करेंगी हार जीत। 24 के रण में अगर सबसे ज्यादा किसी की बात हो रही है तो वो है आधी आबादी यानी महिलाएं। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि इस बार महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है और महिलाएं लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव में यही महिला वोटर गेम चेंजर साबित हुई थी। तो लोकसभा चुनावों में पार्टियों का खास ध्यान महिला वोटरों पर है। एमपी की 29 सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की किस्मत महिला वोटरों के हाथ में है। इन सीटों में रतलाम, बालाघाट, मंडला। इन सीटों में प्रत्याशियों की किस्मत महिलाओं के हाथ में है और हर पार्टी की ओर से महिलाओं को साधने की हर कोशिश हो रही है। साल 2019 में प्रदेश की किसी भी संसदीय क्षेत्र में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या नहीं थी। तो इन 5 सालों में महिला वोटरों की संख्या 3 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा है। दरअसल इसकी वजह है एमपी में 5 साल में मतदाता लिंगानुपात में सुधार हुआ है। रतलाम, बालाघाट और मंडला में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। रतलाम में 1000 पुरुष वोटर पर 1013 महिला वोटर हैं। बालाघाट में 1000 पुरुष वोटर पर 1013 महिला वोटर हैं। मंडला में 1000 पुरुष वोटर पर 1001 महिला वोटर हैं। हमने पूरे राज्य का भी देखा था, 947 था औसत, लेकिन भिंड में वो घट के 857 है। और हाईएस्ट जेंडर रेशियो जहां सबसे अच्छा है 1000 पुरुषों पे अधिक महिलाएं, वो बालाघाट है 1014। तो बालाघाट में प्रति 1000 मतदाताओं पे महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। जहां महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है तो महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। एमपी की 230 विधानसभा सीटों में से 19 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा हैं। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बालाघाट जिले में विधानसभा चुनावों में महिलाएं वोटिंग में पुरुषों से आगे रहीं। यहां पर बम्पर वोटिंग दर्ज की गई। बालाघाट की बैहर सीट में 84.81% वोटिंग हुई। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 85.73% रहा। पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज 83.85 रहा। लॉन्ची सीट पर 84.50% वोटिंग हुई। लॉन्ची में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 85.82% रहा। परसवाड़ा में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 87% रहा। दरअसल विधानसभा चुनावों से पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना लेकर आए थे और महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया था। तो कांग्रेस ने भी महिलाओं को कई गारंटी दी थी, लेकिन लाडली बहनों ने बीजेपी पर भरोसा जताया।
ऐसे में अब 2024 के चुनावों में भी कांग्रेस की ओर से महिलाओं को न्याय गारंटी दी जा रही है और बीजेपी पुरानी योजना के सहारे ही महिलाओं को साधने में जुटी हुई है। तो महिलाओं के प्रति जो माननीय नरेंद्र मोदी बीजेपी का जो एक उनके प्रति जो लगाव है वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। लेकिन जो तीनों लोकसभा क्षेत्र आपने बताए हैं ये दरअसल ये अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र हैं और वहाँ महिलाओं की जो पॉपुलैरिटी रहती है वो अमूमन कम रहती, लेकिन कम निकलती क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव रहता है, वो इतनी ज्यादा शिक्षित नहीं रहती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वीप कार्यक्रम के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, तो जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं, तो उससे कहीं न कहीं महिलाओं में जागरूकता का एक भाव बढ़ा है। और अब ये देखना है कि वो किस दल के पक्ष में मतदान करेंगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगी या कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि अभी ये कहना जो है ना मुश्किल है। फिलहाल देखना होगा विधानसभा चुनावों की तरह ही लोकसभा चुनावों में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान करेंगी और 2024 के रण में महिलाएं किसका साथ देंगी। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने की बात कह रही है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को टक्कर देने को तैयार है। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस की चुनौती कम नहीं है। पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो एमपी की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से हारी थी। कौन सी है वो सीटें और क्या है कांग्रेस की चुनौती, रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी कांग्रेस की बड़ी तैयारी, 6 सीटों पर कांग्रेस को चुनौती भारी। 2019 में जहां बड़े अंतर से कांग्रेस हारी, एमपी में जहां बीजेपी सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बड़ी तैयारी की बात कह रही है। हालांकि प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी की चुनौती कम नहीं है। 7 सीटें ऐसी हैं जहां साल 2019 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से हारी थी। नर्मदापुरम, इंदौर, विदिशा, खजुराहो, जबलपुर, शहडोल, राजगढ़, ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस बड़े अंतर से हारी थी। इनमें से खजुराहो सीट इस बार समझौते वाली सीट है जिसको कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दिया है। 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की चुनौती कम नहीं है। पिछले चुनावों में कांग्रेस को यहाँ बड़ी हार मिली थी। साल 2019 के आंकड़ों को देखें तो नर्मदापुरम में बीजेपी को 8,77,927 वोट मिले थे। कांग्रेस को 3,24,245 वोट मिले थे। अंतर था 5,53,682 का। इंदौर में बीजेपी को 10,68,595 वोट मिले थे। कांग्रेस को 5,20,815। अंतर था 5,47,780 का। विदिशा में बीजेपी को 8,53,022 वोट मिले थे। कांग्रेस को 3,49,938 वोट मिले थे। अंतर था 5,03,084 वोटों का। खजुराहो में बीजेपी को 8,11,135 वोट मिले थे। कांग्रेस को 3,18,757 वोट मिले थे। अंतर था 4,92,378 का। जबलपुर में बीजेपी को 8,26,454 वोट मिले थे। कांग्रेस को 3,71,710 वोट मिले थे। अंतर था 4,54,744 वोटों का। राजगढ़ में बीजेपी को 8,23,824 वोट मिले थे। कांग्रेस को 3,92,805 वोट मिले थे। यहाँ अंतर था 4,31,019 वोटों का। शहडोल में बीजेपी को 7,47,977 वोट मिले थे। कांग्रेस को 3,44,644 वोट मिले थे। यहाँ कांग्रेस 4,03,333 वोटों से हारी थी। यानी 3 सीटों पर कांग्रेस 5 से ज्यादा वोटों से हारी, तो 4 सीटों पर 4 लाख वोटों के अंतर से हारी थी। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस अलग से रणनीति तैयार कर रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर सेक्टर और मंडलम का नए सिरे से गठन किया है। तो खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत साझेदारी की गई है और ये सीट सपा को दी गई है। फिर भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं है। पिछले रिकॉर्ड पर एक नजर डालें तो नर्मदापुरम देश की 10 बड़े अंतर वाली सीट है।
2019 में बीजेपी के राव उदय प्रताप जीते थे। कांग्रेस के शैलेंद्र दीवान को 5.5 लाख वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी ने दर्शन चौधरी को टिकट दिया है। इंदौर लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी के शंकर लालवानी जीते थे। कांग्रेस के पंकज सिंघवी को हराया था। 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे सिंघवी। इस बार फिर शंकर लालवानी मैदान में है। विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। पहले भी शिवराज इस सीट पर 5 बार सांसद रहे। 2019 में बीजेपी ने रमाकांत भार्गव को टिकट दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। हालांकि अगर सियासी पन्नों को पलटा जाए तो एमपी में एक दशक की राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है जब कांग्रेस प्रत्याशियों ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने हाथ खींच लिए हैं। विदिशा सीट पर साल 2014 पर मुकाबले ने उस वक्त दिलचस्प मोड़ ले लिया था जब कांग्रेस से निष्कासित नेता राजकुमार पटेल ने तत्कालीन बीजेपी सांसद सुषमा स्वराज और कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह के खिलाफ निर्दलीय रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं साल 2014 के चुनावों में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था जब भिंड सीट से कांग्रेस ने भागीरथ प्रसाद को टिकट दिया था, लेकिन दूसरे दिन वही भागीरथ प्रसाद बीजेपी के खेमे में चले आए थे। फिलहाल बात अगर साल 2024 के चुनावों की जाए तो कांग्रेस पार्टी सभी गुड़ा गणित सेट कर हैवीवेट नेताओं पर दांव लगाने की कोशिश में जुटी है, जिससे पुराने रिकॉर्ड को ठीक किया जा सके। हालांकि देखना होगा इस बार कांग्रेस का सियासी वनवास खत्म होगा या फिर जनता कुछ और फैसला करेगी। टीम न्यूज स्टेट। कहते हैं पढ़े लिखे लोग समाज को जागरूक करते हैं और लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन पिछले कई चुनावों में ऐसा देखा जा रहा है जब पढ़े लिखे लोग चुनाव में कम रुचि ले रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बम्पर वोटिंग होती है। आखिर क्या वजह है, रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी है। हर बार चुनाव आयोग बम्पर वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करता है और कोशिश होती है कि वोटिंग प्रतिशत को बेहतर किया जाए। लेकिन पिछले कुछ चुनावों के आंकड़ों को देखें तो जो तस्वीर सामने आई है वो ये बताती है कि शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कब हो रही है, जबकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों वाले इलाके में बम्पर वोटिंग होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की चुनाव में रुचि कम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में भिंड वो जिला है जहां साक्षरता दर तो 75% है, लेकिन यहां वोटिंग सबसे कम होती है। जबकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र छिंदवाड़ा जहां साक्षरता 71% है, यहाँ के लोग बम्पर वोटिंग करते हैं। तो सबसे कम मतदान जो हुआ था 14 में भिंड में हुआ था 45.63, और अगर मैं 2019 देखता हूँ, 2019 में भी भिंड में ही है, यद्यपि प्रगति थी 54.42, और अधिकतम यदि मैं देखूं, अधिकतम मतदान था पिछले चुनाव में छिंदवाड़ा में 82.39, जो पिछले लोकसभा में मतदान सर्वाधिक मतदान जो था वो छिंदवाड़ा में था। मध्य प्रदेश के पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वोटिंग वाले क्षेत्र साल 2019 में छिंदवाड़ा में 82.39% वोटिंग हुई थी। यहाँ साक्षरता दर 71.16% है। देवास में साल 2019 में 89.46% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 69.35% है। बैतूल में 2019 में 78.15% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 78.90% है। मंदसौर में 2019 में 77.84% वोटिंग हुई थी। साक्षरता दर 71.78% है। खरगोन में 2019 में 77.82% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 62.70% है। वहीं अगर सबसे कम वोटिंग वाले क्षेत्रों के बारे में जाने तो 2019 में भिंड में 54.42% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 75.26% है।
ग्वालियर में साल 2019 में 59.78% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 76.65% है। रीवा में साल 2019 में 60.33% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 71.62% है। मुरैना में साल 2019 में 61.89% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 71.03% है। सागर में साल 2019 में 65.51% वोटिंग हुई थी। यहाँ की साक्षरता दर 76.46% है। इससे साफ है कि पढ़े लिखे लोग चुनावों में कम रुचि ले रहे हैं, जबकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भिंड वो क्षेत्र है जो प्रदेश के 10 बड़े शहरों में साक्षरता में टॉप पर है, लेकिन यहाँ के लोग वोट डालने के लिए उत्सुक नजर नहीं आते हैं। वहीं बड़वानी ऐसा क्षेत्र है जहाँ मात्र 49% साक्षरता दर है, लेकिन यहाँ 80% लोगों ने वोट किया था। इनमें से छिंदवाड़ा वो क्षेत्र है जहां बम्पर वोटिंग हुई थी। यहां 80 से 85% तक वोटिंग हुई थी। 2019 में छिंदवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ की 3 विधानसभाओं में अमरवाड़ा में 85%, चौरई में 84% वोटिंग, सौंसर में 84.84%, सैलाना में 85.73% वोटिंग हुई थी। तो रतलाम ग्रामीण की सीट पर 83.77% वोटिंग हुई थी। पांढुर्ना, बड़वानी, बदनावर समेत कई सीटों पर 80% तक वोटिंग हुई थी। हालांकि कई जगहों पर कम वोटिंग के लिए माना जाता है कि जातिगत फैक्टर भी काम करता है। जैसे भिंड सीट एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ पर ब्राह्मण और ठाकुरों की संख्या भी अधिक है, जो वोटिंग के प्रति कम रुझान रखते हैं। हालांकि ये स्थिति सिर्फ लोकसभा चुनावों में होती है, जबकि विधानसभा चुनावों में स्थिति अच्छी होती है। जो वोटिंग राइट्स को लेकर जो सबसे ज्यादा जागरूकता देखी जाती है, वो ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। गांव में लोग जो है इस वोट डालने के लिए बहुत एक्साइटेड भी रहते हैं, और जो भी लीडरशिप का इलेक्शन होता है उसमें ग्रामीण आबादी का ज़्यादा हिस्सा रहता है। जो शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्ट होता है कि लिटरेट लोगों ने वोटिंग नहीं की। भोपाल में ही होता है कई बार, जो 4 इमली इलाका है, पॉश इलाका है, पढ़ा लिखा इलाका है, सरकारी अधिकारियों की कॉलोनी है, उसके पोलिंग स्टेशन पर ही कई बार वोट कम डलते हैं। तो एक अरुचि भी होती है, उम्मीदवार भी एक कारण होता है कि उम्मीदवार ठीक नहीं होता। तो इस तरह से जो है रिफ्लेक्ट होता है कि वो वोट डालने नहीं गए। फिलहाल चुनाव आयोग की कोशिश है कि इस बार बम्पर वोटिंग हो। ऐसे में जो लोग घर से वोटिंग के लिए नहीं निकलते हैं, न्यूज स्टेट भी उनसे अपील करता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में अपने मत का प्रयोग जरूर करें। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस ने ओबीसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा तो खूब बनाया, लेकिन कांग्रेस का ये कार्ड चल नहीं पाया। वहीं लोकसभा चुनावों में पहले भी कांग्रेस जातिगत मुद्दों पर डटी हुई है। राहुल गांधी खुले मंच से जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के पास इसकी काट है। वजह देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जाति की पिच पर खूब बैटिंग की, लेकिन कांग्रेस अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। प्रदेश में कांग्रेस को मात मिली। कहा जाए तो विधानसभा चुनावों में ओबीसी और जातिगत जनगणना को कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पाई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। जनता में कांग्रेस के इस दावे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल इसकी कई वजह हैं। ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने की कांग्रेस ने बात तो की, लेकिन कभी ओबीसी नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाया। जब तक नेतृत्व कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के हाथ रहा तो सारे ओबीसी नेता हाशिए पर रहे। इन दिग्गजों ने कभी अरुण यादव या जीतू पटवारी जैसे नेताओं को मुख्य धारा में नहीं आने दिया। इन आक्रामक नेताओं की जगह कमलेश्वर पटेल का चेहरा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सामने लाते रहे। यही कारण है कि ओबीसी वर्ग का भरोसा कांग्रेस नहीं जीत पाई। इधर बीजेपी में देखें तो ओबीसी नेताओं की लंबी कतार है।
बीजेपी मध्य प्रदेश को 4 ओबीसी मुख्यमंत्री दे चुकी है। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने ओबीसी को टिकट दिया। अब लोकसभा की बात करें तो बीजेपी ने 11 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से चुने हैं। जिला पंचायत से लेकर नगर पालिका और महापौर में भी ओबीसी की संख्या सर्वाधिक है। ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस बीजेपी को मात नहीं दे पाई। मध्य प्रदेश में ओबीसी की जाति जनगणना कभी सियासी मुद्दा नहीं बन पाया। कांग्रेस ने पिछड़ों पर दांव तो चला, लेकिन बीजेपी ने इसे जमकर भुनाया और कांग्रेस को ही घेरा। नहीं, मुद्दा हवा में थोड़ी बनता है, जमीन पर क्या काम हुआ। तो जातिगत जनगणना में कांग्रेस ने सदैव वोट बैंक की राजनीति की, समाज को छला। असल उत्थान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। कांग्रेस किसी भी जाति समाज को उठाए, उसको उचित प्रतिनिधित्व और उसके हित के योजनाओं को लेकर विकास कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए। इसीलिए कांग्रेस का ये जो